नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 23 मई 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। समाचार नंबर 1। हिमाचल न्यूज। प्रदेश भर में राशन डिपुओं से गायब हो गई दालें। प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपुओं से दालों की सप्लाई गायब हो गई है। राशन कार्ड धारकों को बिना दालों के ही डिपुओं से राशन खरीदना पड़ रहा है, जबकि मई माह भी खत्म होने को है। हालांकि निगम के गोदामों में अब दालें पहुंचना शुरू हुई हैं। मई माह के पहले हफ्ते राशन उठाने वाले डिपुओं में दालों की सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। सस्ते राशन के डिपुओं में मिलने वाली दालों के टेंडर समय पर न होने के चलते यह समस्या पेश आई है। निगम के गोदामों में अब दालों की सप्लाई पहुंचना शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि जिन डिपुओं ने मई माह के पहले हफ्ते निगम के गोदामों से सस्ता राशन उठाया था, उन्हें बिना दालों के ही राशन मिल पाया है। सूत्रों की माने तो हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर आदि जिलों के ज्यादातर राशन कार्ड धारकों को बिना दालों के ही राशन खरीदना पड़ रहा है। जो राशन कार्ड धारक इस माह दालों के कोटे से वंचित रह जाएंगे, उन्हें अगले माह दालों का कोटा एक साथ मुहैया करवा दिया जाएगा। सिविल सप्लाई हमीरपुर के एरिया मैनेजर संजीव वर्मा का कहना है कि हमीरपुर निगम के गोदामों में सोमवार से दालों की सप्लाई पहुंचना शुरू हो गई है, जिसे डिपुओं को भेजा जा रहा है। जो डिपो दालों से वंचित रह गए हैं, उन्हें अगले माह दालों का कोटा एक साथ दे दिया जाएगा। QR कोड से राशन देना बंद। सस्ते राशन के डिपुओं में कुछ ऐसे भी राशन कार्ड धारक हैं जिनके मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या फिर फोन पर OTP नहीं आता है। ऐसे राशन कार्ड धारकों के लिए विभाग ने QR कोड व राशन कार्ड बेस्ट विकल्प रखे थे। विभाग ने अब QR कोड से राशन न देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उधर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरिवंद शर्मा का कहना है कि विभाग ने QR कोड से राशन देना बंद कर दिया है। ऐसे में संबंधित परिवार अपने मोबाइल नंबर को आधार के साथ जल्द से अपडेट करवाएं। समाचार नंबर 2। हिमाचल इलेक्शन। निर्वाचन विभाग ने निपटाई 88% शिकायतें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन विभाग के पास शिकायतों की झड़ी लग गई है। अब तक 1406 शिकायतें निर्वाचन विभाग को मिली है और इनमें से 1235 का समाधान कर दिया गया है। राज्य संपर्क केंद्र पर टोल फ्री नंबर पर 778 शिकायतें प्राप्त हुईं और जिला संपर्क केंद्रों के माध्यम से 1950 आपत्तियां दर्ज की गयी। इनमें से 691 का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य और जिला MCC नोडल अधिकारियों के माध्यम से 349 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 266 का समाधान कर दिया गया है। सी-विजिल ऐप के माध्यम से प्राप्त 279 शिकायतों पर जांच कर समय सीमा के भीतर निर्णय लिया गया है और उल्लंघन की स्थिति पर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई। अब तक प्राप्त 88% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार की रैली में बाधा डालने के लिए दायर की गई शिकायत पर लाहौल स्पीति के काजा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध IPC की धारा 341 और 323 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मिली शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। अब तक 88% शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इस मामले में अब कांग्रेस ने 2 ताजा शिकायतें भी निर्वाचन विभाग से की हैं। इनमें एक शिकायत में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के खिलाफ है। इसमें गलत बयानबाजी का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरी शिकायत कंगना के खिलाफ है,
जिसमें विक्रमादित्य के खिलाफ उनकी टिप्पणी की शिकायत कांग्रेस ने की है। कंगना पर की थी टिप्पणी। हमीरपुर कांग्रेस यूथ क्लब यूजर ने फेसबुक अकाउंट पर कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के संबंध में भाजपा की शिकायत पर जांच पूरी कर ली है। इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया गया है। साथ ही पोस्ट हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ से भाजपा उम्मीदवार कंगना के खिलाफ कई शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतों के तहत उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पर चुनावी रैलियों के संबोधन में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। रणदीप सुरजेवाला और अनुराग आमने सामने। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर के खिलाफ एमसीसी के उल्लंघन के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को भाषण की ट्रांसक्रिप्ट के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। इसी प्रकार विधायक संजय रतन और गगरेट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया के खिलाफ भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं, जिसका उनसे जवाब मांगा गया है। विधायक संजय रतन और गगरेट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कालिया को धार्मिक भावना भड़काने के लिए नोटिस जारी किया गया और उनसे जवाब मांगा गया। बागबानी मंत्री की शिकायत पर जयराम को नोटिस। बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की शिकायत पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को निर्वाचन विभाग ने नोटिस जारी किया है। इस शिकायत में उन्होंने जयराम ठाकुर पर विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के लीगल सेल ने जयराम ठाकुर पर सीएम हिमाचल के फेसबुक पेज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने और गर्भवती महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक को अतिशीघ्र प्राथमिकी दर्ज करने और उचित कदम उठाने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार बोल हिमाचल की सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि धूमिल करने के संबंध में भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट के अनुसार सदर पुलिस थाना शिमला में सीआरपीसी और आईपीसी की विभिन्न धाराओं और आरपी अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। पालमपुर में युवती को लेकर बयान पर कंगना पर कार्रवाई। भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ पालमपुर बस स्टैंड प्रकरण में घायल लड़की के उपचार को लेकर सार्वजनिक घोषणा के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त चुनाव प्रचार के दौरान उनकी धार्मिक टिप्पणियों के लिए उन्हें एक और नोटिस भी जारी किया गया है। भाजपा ने भी कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य के विरुद्ध कंगना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें जांच कर रिपोर्ट भारत चुनाव आयोग को भेज दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के संबंध में शिकायत दर्ज की थी। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आचार संहिता के दौरान नए लाभार्थियों का चयन न करने और इस योजना का प्रचार न करने के निर्देश दिए। दिल्ली भेजी मुख्यमंत्री सुक्खू के भाषण की ट्रांसक्रिप्ट। प्रदेश भाजपा ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ भी ऊना में एक भाजपा उम्मीदवार पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें भाषण की ट्रांसक्रिप्ट आगामी कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजी गई है। कांग्रेस के कानूनी समन्वयक ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सोशल मीडिया पेज बीजेपी फॉर हिमाचल और युवा भारत के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। इसमें एलए फेसबुक और इंस्टाग्राम को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी तर्ज पर 3 वर्ष से अधिक समय पर एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों डीआरडीए कुल्लू के परियोजना अधिकारी एसएचओ पामवटा साहिब, कमांडेंट होमगार्ड हमीरपुर, बीडीओ बिजड़ी को स्थानांतरित किया गया है। खंड विकास अधिकारी पामवटा साहिब के खिलाफ भी शिकायत प्राप्त हुई है।
जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सिरमौर को उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार का वीडियो बनाने और संपादित करने के लिए भाजपा आईटी सेल के खिलाफ एक शिकायत पर उपायुक्त मंडी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार नंबर 3। प्रशांत भूषण चुनावी बांड विश्व का सबसे बड़ा घोटाला। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया है कि चुनावी बांड देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने चुनावी बांड के मामले एसआईटी के गठन की मांग उठाई, जिसमें ईडी, आईटी व सीबीआई से सेवानिवृत्त सही रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हों तथा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की देखरेख में जांच हो। साथ ही चंदा लेकर धंधा देने की घूसखोरी में लिया गया पैसा रिकवर किया जाए। बुधवार को मंडी के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में स्वराज अभियान, संयुक्त किसान मोर्चा एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि चुनावी बांड चंदा दो धंधा लो साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल के बाद दिए निर्णय में चुनावी बांड को गैरकानूनी करार देते हुए इसके लिए कानून में किए सभी संशोधन भी रद्द कर दिए। 16,500 करोड़ रुपए 2018 से लेकर फरवरी 2024 तक इस चुनावी बांड के तहत भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से राजनीतिक दलों ने विभिन्न कंपनियों व लोगों से चंदा लिया है। इसमें आधा लगभग 8,25,000 करोड़ भाजपा को मिला। प्रशांत भूषण ने कहा कि 2018 में जब यह चुनावी बांड शुरू किया गया था तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसा के लेकर तर्क दिया था कि कई बार कई कंपनियां विपक्षी दलों को खुले तौर पर चंदा नहीं दे पाती हैं, क्योंकि उन्हें सत्तारूढ़ दल की प्रताड़ना का डर रहता है। ऐसे में यह बांड लाया गया है जिसमें किसी को पता नहीं चल पाएगा कि चंदा किसने दिया है। कोई भी दल स्टेट बैंक से चुनावी बांड लेकर उसे अपने खाते में जमा करवा सकता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नकद चंदा देने के लिए रोक लगाने का तर्क दिया, मगर वह भी पूरी तरह से गलत है। मुल्तान प्रोजेक्ट पर सवाल। मंडी कांगड़ा के बरोट मुल्तान में एक प्रोजेक्ट का पेन स्टॉक फटने से हाल ही में तबाही हुई है। उस कंपनी को भी इसी तर्ज पर 14,000 करोड़ का काम दिया था। इस कंपनी ने काम की गुणवत्ता को दरकिनार रखा, जिससे हजारों लोगों के जानमाल पर बन आई। इसी तर्ज पर 5 लाख करोड़ रुपए के ठेके घूसखोरी के रूप में दिए गए। बैलेट पेपर से हो चुनाव। प्रशांत भूषण ने ईवीएम व वीवीपैट की प्रोग्रामिंग पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग उठाई। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक पूर्व वन अधिकारी अशोक सोमल, पार्षद राजेंद्र मोहन, अलकनंदा हांडाई, डीपी गुप्ता, अनिल सेन, मीडिया ज्ञान विज्ञान समिति के सदस्य, वकील, बुद्धिजीवी व विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। समाचार नंबर 4। ब्लैक स्पॉटेड टर्टल, रेणुकाजी झील में दिखा काला चित्तीदार कछुआ। प्रदेश की पहली प्राकृतिक झील व रामसर साइट वेटलैंड श्री रेणुकाजी में पहली बार काला चित्तीदार तालाब कछुआ देखा गया है। प्रदेश वन्य प्राणी विंग रेणुकाजी के कर्मचारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड रेणुकाजी में लुप्त हो चुके स्पॉटेड ब्लैक पांड टर्टल यानी जियोक्लिमिस हैमिल्टोनी को देखा गया है, जो कि प्रदेश व वन्य प्राणी विभाग के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वन्य प्राणी अधिकारियों के अनुसार हैमिल्टन के टेरापिन के रूप में टर्टल की यह प्रजाति सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र के जल निकासी घाटियों के भीतर स्थिर मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए स्थानिक है। वहीं भारत, नेपाल, बांग्लादेश व पाकिस्तान में यह चित्तीदार तालाब कछुओं की प्रजातियां पाई जाती है। वन्य प्राणी विभाग के शिमला के डीएफओ शहनवाज भट्ट ने बताया कि चित्तीदार तालाब कछुआ की पहचान काले सिर, पैर व पूंछ पर पीले व सफेद धब्बों से की गई है। उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की 1972 की अनुसूची में यह कछुआ आता है। उन्होंने बताया कि चित्तीदार तालाब कछुआ लुप्तप्राय प्रजाति है।
वहीं अक्सर शिकारियों के टारगेट पर रहते हैं, जिसके लिए वन्य प्राणी विभाग ने भी प्रभावी सुरक्षा चक्र अपनाया है। रेणुकाजी झील में कई अन्य कछुओं की प्रजातियां, जिसमें लुप्तप्राय भारतीय सॉफ्ट शेल, भारतीय छत वाले कछुए के साथ भारतीय काले कछुए व भारतीय फैल्पशैल कछुए का भी महत्वपूर्ण स्थल है। समाचार नंबर 5। हिमाचल न्यूज एफसीए के फेर में फंसा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर। अब एक बार फिर से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की खेल नगरी धर्मशाला के इंद्रुनाग में खेलो इंडिया के तहत नेशनल हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर लटकता हुआ नजर आ रहा है। राज्य की सरकारों, खेल विभाग व साई की लापरवाही के कारण ट्रेनिंग सेंटर फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट एफसीए में ही उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से बड़े प्रोजेक्ट में बड़ी लापरवाही से एफसीए को सही प्रकार से पिछले 2 वर्षों से फाइल ही अब तक नहीं भेजी गई है। ऐसे में एक बार फिर से हिमाचल से बड़े प्रोजेक्ट को ग्रहण लग सकता है। इससे पहले भी धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय लटका हुआ है, जबकि राष्ट्रीय खेल हॉस्टल सकोर धर्मशाला को जमीन न मिलने से पहले चरण के 30 करोड़ भी वापस लौट गए थे। ऐसे में एक बार फिर केंद्रीय बड़े प्रोजेक्ट को धरातल में सही प्रकार से न उतारने को लेकर बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक तरफ भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी का सपना संजो रहा है, जबकि दूसरी ओर खिलाड़ियों को तैयार करने की तैयारी रास्ते में दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। धौलाधार की पहाड़ियों में इंद्रुनाग के साथ लगते क्षेत्र चोहला व बनगोटू समुद्र तल से 1700 से 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय के खेलो इंडिया के तहत 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक संग हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बनाए जाने की योजना बनाई गई है। खेलो इंडिया के तहत ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ठहरने को भी हॉस्टल बनाया जाना प्रस्तावित है। केंद्रीय खेल मंत्रालय व स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने धर्मशाला के इंद्रुनाग में 40 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित कर हाई एल्टीट्यूड सेंटर बनाने को फाइनल भी कर दिया है। बावजूद इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाने के रास्ते में एक बार फिर जमीन की एफसीए को लेकर उलझन देखने को मिल रही है। एफआरआई का केस भेजने के लिए ही सरकार, प्रशासन, खेल विभाग व धर्मशाला साई सेंटर के बीच माथापच्ची चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 2 वर्षों में एफआरआई की सभी दस्तावेजों सहित अब तक फाइल ही तैयार नहीं की जा सकी है। वहीं प्रदेश सहित देश भर के खिलाड़ियों को हाई एल्टीट्यूड में ट्रेनिंग करवाकर तैयार किए जाने के लिए जल्द से जल्द नेशनल सेंटर का निर्माण किए जाने की मांग उठ रही है। इसके साथ ही धर्मशाला के सिंथेटिक ट्रैक को भी और अधिक विकसित कर खिलाड़ियों को हॉस्टल सुविधा देने को लेकर भी खेल एक्सपर्ट व खिलाड़ी लंबे समय से मांग उठा रहे हैं। एक लापरवाही प्रोजेक्ट पर पड़ सकती है भारी। हिमाचल पहले से ही खेल भूमि बनने के लिए अग्रसर हो चुकी है, जिसमें खेल नगरी धर्मशाला में ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, साई का नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग का सिंथेटिक ट्रैक, एडवेंचर स्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग के लिए बीड़बिलिंग, इंद्रुनाग व नरवाना, ट्रैकिंग व माउंट क्लाइंब के लिए धौलाधार रेंज, त्रिउंड, ठठारना, कोडीधार, करेरी झील, धौलाधार का इंद्रहारा पास, मिनख्यानी पास सहित अन्य खेलों का वातावरण तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एशियन गेम्स व ओलंपिक का अभ्यास करने के लिए भी धर्मशाला पहुंचते हैं। इससे पर्यटन को भी लंबी उड़ान मिल रही है। बावजूद इसके अब हाई एल्टीट्यूड सेंटर को जमीन में उतारने की लापरवाही बड़े प्रोजेक्ट पर भारी पड़ते हुए नजर आ रही है। जल्द शुरू होगा काम। जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अधिकारी सन्नी कुमार ने बताया कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर धर्मशाला की जमीन को लेकर एफसीए की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है, जिसके आधार पर ही आगामी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। वहीं साई के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस धर्मशाला सेंटर के प्रभारी राकेश जस्सल ने बताया कि साई की ओर से भूमि को चिन्हित किया गया है। अब उसकी एफसीए को लेकर कार्य चल रहा है,
जिसमें कुछ दस्तावेजों को पूरा किया जाना बाकी है। खेल विभाग कांगड़ा की ओर से औपचारिकताएं पूरी होने पर हिमाचल का बड़ा खेल प्रोजेक्ट धरातल पर उतर पाएगा। समाचार नंबर 6। आपदा में दिखा कांग्रेस का निकम्मापन, पीएम ने दी 1762 करोड़ की फौरी राहत। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष प्राकृतिक आपदा के समय हिमाचल प्रदेश ने कांग्रेस सरकार के निकम्मेपन को बहुत करीब से देखा। आपदा में देवभूमि की चिंता छोड़ कांग्रेस सरकार अपनी ओछी राजनीति के चलते बंदरबांट में उलझी रही। हिमाचल के प्रति विशेष प्रेम ने हिमाचल वासियों को दशकों के सबसे भयावह आपदा से न सिर्फ बचाया बल्कि उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित किया। 1762 करोड़ की फौरी मदद भी की, लेकिन कांग्रेसी नेता हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे। आपदा में मैंने 16,206 घरों समेत 2,700 किलोमीटर सड़कें केंद्र से मंजूर कराई। कांग्रेसी नेता बताएं, जब मोदी केंद्र से हिमाचल के लिए सहायता पर सहायता भेज रहे थे तो पूरी प्रदेश सरकार उस समय क्या कर रही थी। पिछले साल देवभूमि हिमाचल प्रकृति का रौद्र रूप के साथ साथ कांग्रेस का निकम्मापन भी देखा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसी नेता यदि भूल गए हों तो उन्हें फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हिमाचल में आपदा के दौरान मैंने 3 बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मिलकर प्रदेश के लिए 16,206 घर आवास योजना के अंतर्गत व 2,373 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 2,700 किलोमीटर की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मंजूर करवाई। जहां तक पैसों की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने पहले 2 किस्तों में 180 से 180 करोड़ दिए। समाचार नंबर 7। नेहरू नहीं चाहते थे SC/ST को मिले आरक्षण। देश को विभाजित करने वाली सोच कांग्रेस पार्टी को ही विभाजित करने लगी है। भाजपा कांगड़ा चंबा से लोकसभा प्रत्याशी राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस के पास देश के लिए कोई मिशन नहीं है। उनके पास पार्टी के भीतर केवल भ्रम, विरोधाभास और विभाजन है, जो अब कांग्रेस को ही विभाजित करने लगा है। राजीव भारद्वाज ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां बुधवार को सुलाह की जनता को संबोधित करते हुए गिनवाईं। इस मौके पर सुलाह के विधायक विपिन सिंह परमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने इंडी गठबंधन नेताओं के लिए कहा है कि उनकी सोच विभाजनकारी है। यह जब एक साथ होते हैं तो 3 बुराइयां साथ होती हैं। यह लोग सांप्रदायिक, घोर जातिवादी व परिवारवादी हैं। ऐसे लोग देश बांट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। राजीव भारद्वाज ने आरक्षण को लेकर कांग्रेस को घेरा और कहा कि अंबेडकर नहीं होते तो नेहरू SC/ST को आरक्षण नहीं मिलने देते। नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को ची लिखकर इसका विरोध किया था। नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने PM हुए, सभी ने आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने गरीब, SC/ST, OBC, महिला, हर किसी को धोखा दिया। इसलिए आज उनके पास सिर्फ एक ही वोट बैंक बचा है। ये लोग एक वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आपका आरक्षण छीनकर जिहाद वालों को देना चाहते हैं। कांग्रेस का शाही परिवार टुकड़े गिरोह को पाल पोस रहा है। राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। समाचार नंबर 8। हिमाचल इलेक्शन, मतदान कर्मी आज डालेंगे वोट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि मतदान कर्मी प्रशिक्षण स्थलों पर स्थापित मतदाता सुविधा केंद्र VFC में 23 से 25 मई और 29 से 30 मई तक अपना वोट डाल सकेंगे। इसके अतिरिक्त ड्यूटी पर मौजूद अन्य कर्मचारी, जिनमें पुलिस, HRTC और अन्य कर्मचारी शामिल, अपना वोट डाल सकेंगे। यह सभी अपने कार्यस्थल पर संबंधित RO या ARO कार्यालय में अपना वोट डालेंगे।
आवश्यक सेवा मतदाता भी 29 मई से पहले 3 निर्दिष्ट दिनों में अपने गृह विधानसभा क्षेत्रों में अपना वोट डालेंगे। जिन बुजुर्गों और दिव्यांगजनों ने होम वोटिंग के लिए आवेदन किया है वे 29 मई तक अपना वोट डाल सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य में ऐसी प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डाक मतपत्र समय पर सुविधा केंद्र तक पहुँचे, ताकि चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाता अपना वोट डाल सकें। 1 जून 2024 को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत 2 जून को समस्त अंकित मतपत्रों का आदान प्रदान पुनः इसी क्लियरिंग सेंटर पर किया जाएगा। इसमें अंकित मतपत्रों को गणना हेतु संबंधित आरओ या एआरओ को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मनीष गर्ग ने बुधवार को ITI चौड़ा मैदान शिमला में स्थापित राज्य स्तरीय क्लियरिंग सेंटर का दौरा किया। चुनाव ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं की सुविधा के लिए संबंधित आरओ और एआरओ को प्रेषित किए जाने वाले अनांकित डाक मतपत्रों के आदान प्रदान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस केंद्र में निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न भागों से नियुक्त अधिकारियों या कर्मचारियों ने लगभग 12,000 अनांकित मतपत्रों का आदान प्रदान किया गया। समाचार नंबर 9। हिमाचल इलेक्शन आचार संहिता में पकड़े 81 लाख रुपए। प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर पुलिस विभाग ने निष्पक्ष और सुरक्षित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी के दौरान अब तक भारी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है, ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के पश्चात 21 अप्रैल 2024 तक NDPS एक्ट के तहत 407 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 87.124 किलोग्राम चरस, 2576.35 ग्राम हेरोइन, 2 किलो 745 ग्राम अफीम तथा 34,270 नशीली गोलियां, 1,328 नशीले कैप्सूल, 7 किलो 525 ग्राम गांजा, 54 किलो 694 ग्राम भुक्की की खेप को जब्त किया है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट के तहत 1010 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें 76,54,630 ml अंग्रेजी शराब और 3,70,772 ml देशी शराब, 20,93,255 ml अवैध शराब तथा 25,64,690 ml बियर जब्त की गई है। डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश भर में अब तक 80,97,580 रुपए की नकदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। समाचार नंबर 10। नए डीजीपी करेंगे कुंडू मामले की जांच। प्रदेश हाई कोर्ट ने नए डीजीपी को पूर्व डीजीपी संजय कुंडू की मानहानि से जुड़ी शिकायत पर हुई SIT जांच की समीक्षा करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने इसी मामले में पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा पर जानलेवा हमले से जुड़ी FIR पर SIT जांच की समीक्षा का जिम्मा भी नए डीजीपी को सौंपने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने डीजीपी को समीक्षा के बाद अपने निष्कर्ष को स्टेट्स रिपोर्ट के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश भी दिए। मामले पर अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है।
मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में गठित SIT की रिपोर्ट को देखने के बाद यह आदेश जारी किए। कोर्ट ने मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड नए DGP के समक्ष रखने के आदेश दिए। कोर्ट अगले आदेशों तक अभियोजन पक्ष को कहा कि वह इन दोनों मामलों में अंतिम रिपोर्ट दायर न करे। उल्लेखनीय है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच का हवाला देते हुए DGP संजय कुंडू और SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने के दिए थे। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के बाद दोनों अधिकारी अपने पदों पर बने रहे। 30 अप्रैल को संजय कुंडू बतौर DGP सेवानिवृत्त हुए और अब नए DGP ने कार्यभार संभाला है। CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई 27 को। प्रदेश हाई कोर्ट में CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 27 मई को भी जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेशों में पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि 20 और 21 मई को सरकार का पक्ष सुना जाएगा, जिसके बाद यदि जरूरत पड़ी तो 22 मई को भी सरकार की बहस को सुना जाएगा। प्रतिवादियों की ओर से बहस पूरी होने के कारण आगामी सुनवाई सोमवार को होगी। कोर्ट ने पहले ही स्पष्ट किया है कि सरकार की ओर से बहस पूरी होने के बाद 27 मई से रोजाना आधार पर याचिकाकर्ताओं को अंतिम रूप से सुना जाएगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ के समक्ष इन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। सरकार की ओर से दलील दी गई है कि याचिकाकर्ताओं की पार्टी की सरकार के समय भी CPS नियुक्त हुए थे और अब जब जनता ने इनको सरकार बनाने से वंचित किया तो इस सरकार की नियुक्तियों को चुनौती देने लगे। 3 साल बाद मिली पुलिस की नौकरी। हाई कोर्ट ने नजरअंदाज प्रार्थी को मेरिट के आधार पर नियुक्ति के दिए आदेश। हाई कोर्ट ने वर्ष 2021 में कांस्टेबल की भर्ती के दौरान मेरिट के आधार पर नजरअंदाज की गई प्रार्थी को नियुक्ति देने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि पुलिस विभाग ने प्रार्थी शिल्पा को खेल प्रमाण पत्र व भारत स्काउट एंड गाइड्स प्रमाण पत्र के लिए अंक न देकर उसके साथ अन्याय किया है। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर उसे अतिरिक्त 4 अंक दिए जाने चाहिए थे। प्रार्थी को इन प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त 4 अंक दिए जाते तो प्रार्थी के अंक 52.51 हो जाते हैं, जबकि मेरिट में अंतिम स्थान पर रहे चयनित प्रतिवादी को 49.78 अंक दिए गए थे। हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि क्योंकि चयन प्रक्रिया के दौरान निजी तौर पर बनाए गए प्रतिवादी का चयन विभाग द्वारा किए गए गैरकानूनी कृत्य का नतीजा नहीं है, इस वजह से उसे नौकरी से निकाला जाना कानूनी तौर पर जायज नहीं होगा। विशेषतः जबकि उसने अपना सिपाही का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात 3 वर्ष की नौकरी भी पूर्ण कर ली है। प्रार्थी की नियुक्ति अन्य कांस्टेबल की तरह वर्ष 2021 से ही मानी जाएगी, लेकिन उसे उस तारीख से वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे। उसकी सेवा पिछली तारीख से वरिष्ठता व नियमितीकरण के लिए गिनी जाएगी। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।